हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट जो पार्ट था, हमने उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट क्यों बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रूल्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना कोई भी एक कंट्री इजीली रन नहीं हो सकती है, वो रिटर्न या फिर अनरिटर्न फॉर्म में हो सकता है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, और वो कब, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था और जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को उन्होंने काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें कौन से लीडर्स जो थे वो जुड़े हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम, फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, ऐसे बहुत सारे जो थे लीडर्स वो उसमें इन्वॉल्व थे। फिर आगे हमने देखा था कि उसमें फ़ीमेल मेंबर्स थी, वो कौन कौन थी? सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये जो फीमेल मेंबर्स थी वो उसमें जुड़े हुए थे। देन आगे हमने देखा था कि उसमें उन लोगों ने कितनी मीटिंग्स जो थी वो की थी। टोटल 166 मीटिंग की थी। और कब तक चली थी ये मीटिंग्स? 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़। तो इतने लंबे टाइम तक का इन लोगों ने टाइम पीरियड लिया था, इतनी सारी मीटिंग्स उन लोगों ने की थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कब पास किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। तो उन्होंने उस टाइम जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया। और कब लागू पड़ा था ये? 26 जनवरी 1950। मीन्स बनने के भी कुछ टाइम बाद ये जो रूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो लागू हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो क्रिएटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन थे? मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैया लाल मुंशी। ये जो सारे थे ये क्रिएटर्स थे। किसके? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके क्रिएटर्स। और पब्लिक जो होती है वो अपनी गवर्नमेंट जो होती है वो खुद चुनती है। उनके हाथ में राइट्स दिया गया होता है कि वो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्ट करे, अपना वोट डाले और अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार खुद चुने, क्योंकि वो हमारे हित में हमारे लिए लड़े। हमारा काम वो जो होता है वो सारा गवर्नमेंट को करना होता है। तो पब्लिक जो होती है उनको राइट दिया जाता है कि अपनी गवर्नमेंट को खुद उन्हें सिलेक्ट करना है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पब्लिक के लिए। तब तक हमने हमारा जो था इतना टॉपिक कवर किया था। अब हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स इंडिया में जो कौन सा सिस्टम चलता है? डेमोक्रेटिक। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स। मीन्स हर 5 साल में इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारे कंट्री में होते हैं। सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। मीन्स जिनकी एज 18 के ऊपर होती है वही जो वोटिंग है वो कर सकते हैं, उन्हें ही खाली जो राइट है जो ये मिलता है। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मीन्स हर जगह कंट्री में, हर जगह, हर स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें खड़ा किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर्स। मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया जाता है वो कब तक अपना शासन चला सकता है? 5 साल तक। Every citizen enjoys the freedom to follow religion of his her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts। तो सारे जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी वजह से वो अपना रिलीजन वो अपने तरीके से खुद जी सकते हैं। वो जिस तरीके से लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं वो उस तरीके से जी सकते हैं। सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर नेशन means that the government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance. Citizens are not discriminated on basis of their faith, sect or religion. Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his her choice। तो जो भी
पर्सन होते हैं वो अपना रिलीजन अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है। जो उनकी मान्यता है, वो जो मानते हैं उन्हें वो उस तरीके से फॉलो करते हैं। वो एक हर एक सिटीजन का हक है, वो अपना रिलीजन अपने तरीके से फॉलो कर सकता है। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। We have adopted a democratic republic system of government, which means that power are not limited in the hands of a few privileged people. Means कि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उन्होंने इस तरीके से रूल बनाया है कि जो रूल्स बनाए गए हैं और जो पावर्स है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों तक ही नहीं है। Rather it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion and gender. Means जो अपने अपने रिलीजन में फॉलो कर रहे हैं वो अपने जो गवर्नमेंट के रूल्स बनाए गए हैं वो उनके हाथ में भी पावर है कि वो अपने रिलीजन को अपने तरीके से चला सकते हैं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले कौन आता है? प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव, देन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर, जुडिशरी, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। तो ये सारे जो असेंबलीज है ये कहाँ पे अवेलेबल है? स्टेट गवर्नमेंट में है। जैसे कि हमारे अगर टाउन की बात करें तो वहाँ पंचायत होती है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पंचायत में जाते हैं। पंचायत में हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो लिखवाते हैं, वहाँ पे बताते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन हमें देते हैं। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं वो कौन आगे चलाते हैं? जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स है जो इसे हम चुनते हैं, जो हमारी तरफ से लड़ते हैं। एनहेंट लॉज, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लॉज एंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन जो हो गया हमारा वोटिंग राइट हो गया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, तो क्या करता है लेजिस्लेचर? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस, मीन्स जो सिविल सर्विस देने वाले होते हैं जैसे कि सोशल सर्विस काइंड ऑफ थिंग, तो वो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं। ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ। तो ऑफिसर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो लॉ बनाए जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो बाकी का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है कि वो ये ध्यान रखें कि पीपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लॉ। एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, मीन्स उनका काम क्या होता है जुडिशरी का? कि जो लॉ है वो प्रॉपर तरीके से काम करे और किसी के साथ भी कोई भी गलत ना हो, इसका ध्यान रखना काम किसका होता है? जुडिशरी का। और जो लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका जस्टिस दिलाने का काम किसका होता है? जुडिशरी का। देन फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। देयर इज a distribution of subjects on which the central or state government can frame laws। मीन्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लॉ होते हैं वो बनाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स लॉज बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 टाइप की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बताई गई है। लॉज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ बनाए जाते हैं वो पूरे नेशन में, मीन्स हमारी पूरी कंट्री में अप्लाई होते हैं। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ द नवंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 ऑफ द नवंबर इन द ईयर 1949। जब 1949 में ये लॉ था जो बनाया गया था, उसके पहले बनाया गया था और ये कब जाके अडॉप्ट किया था? 26 ऑफ द नवंबर। बट वॉज पुट इन द यूज़ ऑन द 26 ऑफ द जनवरी 1950। 26 नवंबर को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बनाया गया था ये कब जाके यूज़ में आया था? 26 ऑफ द जनवरी ऑन 1950। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन गारंटी
that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. जब तक के लोग यहाँ पे हैं उस तरीके से वो अपने तरीके से वहाँ पे रह सकते हैं, एक अच्छी तरीके से एक ज़िंदगी जी सकते हैं. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. मीन्स जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पे जो रूल्स बनाए जाते हैं सिटीजन्स के लिए वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मोस्टली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग. कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से होते हैं? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, freedom of association and peaceful assembly, freedom of speech and expression, right to the constitution, remedies for the protection of civil rights. तो ये सारे जो थे ये हमने देखे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है एक इंडियन सिटीजन के लिए. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है. अब हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.